घर में फरियाद रखा शक्ल निहाली ने मुझे, तब अमा हिज्र में दी बर्द लयाली ने मुझे। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 154 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 4 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं और 2 अनपब्लिश्ड शेर हैं जो मैंने चुने हैं क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत वर्ड प्ले है इस गज़ल के अंदर और एक लिरिकल क्वालिटी भी है। तो आइए गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि घर में फरियाद रखा शक्ल निहाली ने मुझे, घर में फरियाद रखा शक्ल निहाली ने मुझे, तब अमा हिज्र में दी बर्द लयाली ने मुझे। निसिया और नक़द दो आलम की हकीकत मालूम, निसिया और नक़द दो आलम की हकीकत मालूम, ले लिया मुझसे मेरी हिम्मत आली ने मुझे। कसरत आराई वहदत है परस्तारी वहम, कसरत आराई वहदत है परस्तारी वहम, कर दिया काफिर इन असनाम ख़याली ने मुझे। हवसे गुल के तसव्वुर में भी खटका न रहा, हवसे गुल के तसव्वुर में भी खटका न रहा, अजब आराम दिया बेपरो बाली ने मुझे। अगले 2 शेर दीवान में पब्लिश नहीं किए गए। ज़िंदगी में भी रहा ज़ौक़े फ़ना का मारा, ज़िंदगी में भी रहा ज़ौक़े फ़ना का मारा, नशा बख्शा गज़ब उस सागर खाली ने मुझे। बस की थी फसले खिज़ाएँ चमनिस्तान सुखन, बस की थी फसले खिज़ाएँ चमनिस्तान सुखन, रंग शोहरत न दिया ताज़ा ख़याली ने मुझे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि घर में फरियाद रखा शक्ल निहाली ने मुझे, तब अमा हिज्र में दी बर्द लयाली ने मुझे। फरियाद कहते हैं शिकायत को, आपकी किसी तरह की डिमांड को, मांग को भी कह सकते हैं। नाले को, लेमेंटेशन को, आशिक के रोने को भी फरियाद कह सकते हैं। घर में फरियाद, फरियाद के लिए गर्म होना, फरियाद के लिए आपके दिल के अंदर जोश है, फरियाद करने के लिए आप तैयार हैं। निहाली बिस्तर को कहते हैं, बेडिंग को कहते हैं, किसी तरह की गर्म रजाई या कंबल हो सकता है। एक छोटे उगते हुए पौधे को, प्लांट को भी निहाल या निहाली कहा जाता है। और ये एक खूबसूरत जवान महबूबा के लिए मेटाफर भी हो सकता है। शक्ल निहाली, निहाली की शक्ल, फॉर्म, शेप, जो कि एक बिस्तर की शक्ल हो सकती है और महबूबा की शक्ल भी हो सकती है, उसके बदन की बनावट और फॉर्म भी हो सकती है। अमा या अमान कहते हैं प्रोटेक्शन को, शेल्टर को, आराम को। तो अगर आप किसी की अमान में हैं तो आप वहाँ पे सेफ महसूस करते हैं। बर्द कहते हैं ठंड को, कोल्डनेस को। लयाली कहते हैं रातों को। जो लफ्ज़ है लैल, उसका जिसका मतलब है एक रात, उसका ये प्लूरल है। बर्द लयाली मतलब रातों की ठंड, कोल्डनेस ऑफ द नाइट्स। तो कहते हैं कि घर में फरियाद रखा शक्ल निहाली ने मुझे, घर में फरियाद रखा शक्ल निहाली ने मुझे, तब अमा हिज्र में दी बर्द लयाली ने मुझे। तो बड़ा ही खूबसूरत शेर है। आशिक को, मिर्ज़ा गालिब साहब को हिज्र की ठंडी रातें बितानी पड़ रही हैं, या एक वक्त था जब उनको हिज्र की ठंडी रातें बितानी पड़ी है। तो ठंड और रात, ठंडी रातें आशिक की ज़िंदगी की मुश्किलों के लिए, उसके दुख दर्द के लिए एक मेटाफर है। तो एक तो मौसम बड़ा ठंडा है रातों में, और दूसरा ये कि उनका महबूब जो है, उनकी किस्मत और इस दुनिया का रवैया आशिक की तरफ बहुत ठंडा है, राइट। सो हिज लाइफ एंड हिज रिलेशनशिप्स लैक एनी काइंड ऑफ वार्मथ और कंफर्ट। तो इस तरह की हिज्र की ठंडी रातें हैं जो आशिक को बितानी पड़ रही हैं, और वो इस शेर में गालिब साहब बयान कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने हिज्र की ठंडी रातें गुजारी। हाउ डिड ही मैनेज टू सर्वाइव द कोल्ड नाइट्स ऑफ सेपरेशन। तो कहते हैं घर में फरियाद रखा शक्ल निहाली ने मुझे। तो कहते हैं कि इस हिज्र की ठंडी रातों में मैं एक शक्ल निहाली का तसव्वुर करता रहा, मैं एक गरम बिस्तर को इमेजिन करता रहा। तो एक गरम बिस्तर की शक्ल मेरे दिमाग में चलती रही। मेरे पास ओढ़ने के लिए तो कभी कुछ नहीं था, निहाली नहीं थी,
लेकिन मैं सारी रात निहाली को इमेजिन करता रहा, उसके बारे में सोचता रहा, और इसने मुझे गर्म रखा। या और निहाली का मतलब एक खूबसूरत महबूब या महबूबा भी हो सकती है। तो इसके अंदर एक रंग भी ये भी है, फैंटेसी का रंग भी है कि वो सारी रात महबूब की शक्ल या उसके बदन को इमेजिन करते रहे, वो फैंटेसाइज करते रहे कि खूबसूरत महबूबा उनके साथ ही लेटी हुई है। और इस वजह से उनके अंदर, उनके दिल के अंदर, उनके शरीर के अंदर इश्क की, पैशन की गर्मी पैदा होती रही। और इस गर्मी की वजह से वो हिजर की लंबी रातों को काट सके, हिजर की लंबी रातों में सरवाइव कर सके। तो वर्ड प्ले देखें, घर में फरियाद बोला गया है। तो फिज़िकली उनके शरीर के अंदर गर्मी पैदा हुई, ठंडी रात का जिक्र है, वो भी है। और दूसरा ये कि फरियाद करने की गर्मी उनके दिल के अंदर पैदा होती रही, बरकरार रही। आशिक का फ़र्ज़ है इश्क में दुख दर्द सहना और फरियाद करना, नाले करना। और अगर फरियाद उसकी ज़िंदगी में से चली गई, नाले उसकी ज़िंदगी में से चले गए, सोज़े गम, इश्क का दुख दर्द उसकी ज़िंदगी से चला गया और फरियाद करने की ताकत उसके पास नहीं रही, तो फिर ऐसी ये सूरत उसके लिए मौत से भी बुरी सिचुएशन है। क्या तो उसको ज़िंदा रहने के लिए नालों की ज़रूरत है। क्या तो महबूब के तसव्वुर ने, महबूब की इमेजिनेशन सारी रात उनके दिमाग में चलती रही, और इस वजह से वो घर में फरियाद रहे, फरियाद करने की गर्मी, जोश उनके दिल के अंदर बरकरार रहा। ये भी हो सकता है कि वो सारी रात बेचारे नाले करते रहे, नाले कर कर के सारी रात उन्होंने गुजारी, क्योंकि हिजर की लंबी रात है, उनको पता है कि महबूबा उनके पास नहीं है, जबकि वो उसका तसव्वुर कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, लेकिन महबूबा उनके पास नहीं है। तो इस बात की शिकायत वो सारी रात करते रहे, या इस बात का जोश उनके दिल के अंदर बरकरार रहा कि जब सुबह आएगी तो वो महबूब के पास जाके या खुदा के सामने वो फरियाद करेंगे कि इतने जुल्म मेरे ऊपर क्यों उठाए जा रहे हैं। या तो इस एंटीसिपेशन में वो सारी रात घर में फरियाद रहे और दिल के अंदर गर्मी रही, और इस एंटीसिपेशन के अंदर वो सारी रात जिंदा रहे, सारी रात ठंडी रातों को वो सरवाइव करते रहे। या अब देखें, कई लंबी ठंडी रातों का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो शायद इस सिचुएशन से आशिक कई बार गुजरा। तो कहते हैं, तब अमा हिजर में दी बर्द लयाली ने मुझे, या कि मैं खूबसूरत महबूब के बारे में सारी रात सोचता रहा, और तब जाके हिजर की ठंडी रातों में मुझे आराम मिला, हिजर की ठंडी रातों ने मुझे अमान दी। या तो तब जाके मैं हिजर की ठंडी रातों में ज़िंदा रह पाया, नहीं तो जुदाई की ये ठंडी रातों में मैं सुबह होते तक मर जाता। क्या तो फिज़िकली ठंड से मर जाता, और अगर गर्मी या फरियाद मेरे अंदर से मर जाती, तो वो मौत मेरे लिए एक फ़िज़िकल मौत से भी बदतर होती। क्या तो इस तरह बेचारे आशिक ने हिजर की ठंडी रातें बिताई, या इस तरह वो हिजर की ठंडी रातें बिता रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो फ्रैंक प्रिचेट की वेबसाइट से मुझे पता चला, मिर्ज़ा गालिब साहब ने 1866 में एक ख़त लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने इस शेर को कोट किया है। तो वो मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। वो किसी सफ़र पे निकले थे, और वो उन्होंने बताया है कि वो एक ठंडी रात उनको मुरादाबाद में बितानी पड़ी, जहाँ वो एक सराय में सारी रात कंबल ओढ़ के लपेट के पड़े रहे, और सारी रात वो एक तो ठंडी रात थी, ऊपर से वो भूखे प्यासे भी थे, तो कंबल ओढ़ के बेचारे पड़े रहे, और सारी रात वो इस शेर को पढ़ते रहे। इस शेर को पढ़ते हुए उन्होंने सारी रात बिताई। तो कहते हैं कि घर में फरियाद रखा शक्ल निहाली ने मुझे, तब अमा हिजर में दी पर्दे लयाली ने मुझे। कि इस तरह मैंने हिजर की ठंडी रातों में अमान पाई, शेल्टर पाया, प्रोटेक्शन पाई। किस तरह पाई? सारी रात महबूब का तसव्वुर मैं करता रहा। निसिया और नक़्द दो आलम की हकीकत मालूम, निसिया और नक़्द दो आलम की हकीकत मालूम, ले लिया मुझसे मेरी हिम्मत आली ने मुझे। दो आलम का मतलब है टू वर्ल्ड्स, दो आलम, या ये दुनिया और रूहानी दुनिया, या ये दुनिया या जन्नत और जन्नत,
ये दुनिया और मौत के बाद जो दुनिया आएगी, तो ये दुनिया या जन्नत हो सकती है, ये दुनिया या जहन्नम भी हो सकता है, लेकिन जन्नत जो है वो यहाँ पे रेलेवेंट मीनिंग है। निसिया और नकद दो आलम का कैश और क्रेडिट। तो दो आलम के अंदर जो दौलत है, दो आलम की जो कीमत है, या हिम्मत, तो आपको पता ही है, हिम्मत आली कहेंगे किसी बड़ी ऊंची हिम्मत को, ऐसी लॉफ्टी करेज जो आपको किसी हायर पर्पस की तरफ लेके जाती है, जो आपको किसी ऊंचे मकसद को पाने के लिए मोटिवेट करती है, या हिम्मत देती है। तो सम सॉर्ट ऑफ ए लॉफ्टी करेज और स्पिरिट। तो पहली लाइन से मुझे एक और मशहूर शेर गालिब साहब का याद आया, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और इस शेर में वो कह रहे हैं कि निसिया और नक़द दो आलम की हकीकत मालूम, या तो कहते हैं कि मैं दो आलम के निसिया और नक़द, दो आलम के अंदर जो धन दौलत है उसकी हकीकत को मैं जानता हूँ, दो आलम को मैं पहचानता हूँ। और मेरे सामने ये दो आलम कुछ नहीं है, इस दुनिया की दौलत मेरे सामने कुछ नहीं है, और जन्नत के अंदर जो सुख, जो ऐश व इशरत प्रॉमिस की गई है, वो भी मेरे सामने कुछ नहीं है। तो दो आलम के अंदर इतना पैसा, इतनी दौलत नहीं है कि वो मुझे खरीद सकती है, और ये दो आलम मुझे खरीद नहीं सके, मेरी कीमत ये नहीं चुका सके। तो फिर किसने मुझे खरीदा या किसने मुझे पाया? ले लिया मुझसे मेरी हिम्मत आली ने मुझे, या कि मेरी हिम्मत आली, मेरी बड़ी ऊंची हिम्मत ने मुझसे ले लिया, मुझसे खरीद लिया। या तो मेरी हिम्मत, मेरा दिल इस दो जहान और जन्नत से भी ऊंचा एक मकाम पाना चाहता है, या? तो उस ऊंचे मकाम को पाने की हिम्मत ने मुझसे खरीद लिया, मुझसे पा लिया। दो आलम की दौलत मेरी कीमत नहीं चुका पाई, या? तो अब ऊंचा मकाम क्या है? शायद वो खुदा से मिलना चाहते हैं, और वो जन्नत की ऐश व इशरत को वैल्यू नहीं करते। शायद वो फना हो जाना चाहते हैं, वो डिविनिटी में मर्ज हो जाना चाहते हैं, समा जाना चाहते हैं। और एक रंग ये भी हो सकता है कि इस दुनिया की दौलत को पाने के लिए या जन्नत को पाने के लिए वो इबादत नहीं करते। दौलत और सुख के, जन्नत के लालच में वो इबादत नहीं करते। शायद अपने मुर्शिद से मिलना चाहते हैं, वो एक ऊंचा मकाम है जिसको वो पाना चाहते हैं। शायद अपने महबूब से या किसी रूहानी महबूब से मिलना चाहते हैं, ये रंग भी हो सकता है। बेखुदी का रंग भी हो सकता है कि हिम्मत ने उनसे खरीद लिया, सो ही लॉस्ट हिमसेल्फ, या इन दिस ट्रांजैक्शन। और एक रेडिकल इंडिपेंडेंस का रंग भी है कि वो अपनी हिम्मत के हाथों ही बिके, वो किसी और के हाथों नहीं बिके। और मज़हब के लोगों के जन्नत के वादों के लिए भी वो नहीं बिके, और अपना रूहानी रास्ता उन्होंने खुद तलाश किया। तो ये रंग भी इसके अंदर है। और अपनी तारीफ़ का रंग तो है ही कि मैं एक ऐसी नायाब कीमती चीज़ हूँ कि दो आलम की दौलत भी मुझे खरीद नहीं पाई। तो कहते हैं कि निसिया और नक़द दो आलम की हकीकत मालूम, ले लिया मुझसे मेरी हिम्मत आली ने मुझे। कसरत आराई वहदत है परस्तारी वहम, कसरत आराई वहदत है परस्तारी, कसरत आराई वहदत है परस्तारी वहम, कर दिया काफिर इन असनाम ख्याली ने मुझे। वहदत कहते हैं वननेस ऑफ गॉड, या तो ये इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट आता है, दूसरे रिलीजन्स में भी आता होगा, मैं कोई रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि एक ही अल्लाह है और उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है, कोई दूसरा इबादत के काबिल भी नहीं है। और आप खुदा के एट्रीब्यूट्स, खुदा की क्वालिटीज़ किसी और को भी असाइन नहीं कर सकते, या तो खुदा के बराबर किसी को रखना ये गलत है, ये गुनाह है, ये शिर्क है। वहदत, वननेस ऑफ गॉड। कसरत का मतलब है मल्टीप्लिसिटी और मल्टीट्यूड, तो वहदत मतलब एक, कसरत मतलब एक से ज़्यादा। तो ये दो लफ्ज़ जो है वो उनके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट है। और आराई कहते हैं सजावट को। तो परस्तारी पूजा करने को कहते हैं, वर्शिप करने को कहते हैं। वहम तो आपको पता ही है, किसी तरह का गलत ख्याल, रॉन्ग आइडिया, इल्यूजन।
काफिर कहते हैं जो इस्लाम के पर्सपेक्टिव से इस्लाम को नहीं मानता, जो नॉन बिलीवर है। इसको नेगेटिव सेंस में भी शायरी में इस्तेमाल किया जाता है और एक पॉजिटिव सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव सेंस में ऐसे कि गालिब साहब अक्सर अपने आप को काफिर बताते हैं, वो इसको एक बैज ऑफ ऑनर समझते हैं। तो वो खूबसूरत बुतों की, महबूबों की पूजा करना चाहते हैं, उनसे इश्क करते हैं या उसी को सच्चा इश्क मानते हैं। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलाउड नहीं है, लेकिन गालिब साहब कहते हैं मुझे परवाह नहीं है अगर तुम मुझे काफिर बोलो या। तो उसको ये बैज ऑफ ऑनर समझते हैं। असनाम जो लफ्ज़ है सनम, उसका प्लूरल है, तो खूबसूरत बुतों के लिए, खूबसूरत महबूबों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। असनाम ख्याली, ख्यालों के सनम, ये बड़ा एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट इस शेर में आया है। इमेजिनरी आइडल्स, ऐसे सनम, ऐसे महबूब जो सिर्फ आपके ख्यालों में ही एग्जिस्ट करते हैं, आपकी इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में इस दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो कहते हैं कसरत आराई ये वहदत है परस्तारी ये वहम, कर दिया काफिर इन असनाम ख्याली ने मुझे है। तो इसके अंदर दो रंग हैं, दो मीनिंग्स इसके हो सकते हैं। एक तो रिलीजियस मजहबी रंग है, तो वहदत सच्चाई है, कसरत गलत है। कसरत आराई ये वहदत है परस्तारी ये वहम। इफ़ेक्टिवली इसका जस्ट ये है कि अगर आप वहदत और खुदा के साथ किसी दूसरे को रखते हैं या, तो वो एक वहम है, वो एक वहम की परस्तिश करने के बराबर है, वो गलत है या। तो खुदा के बराबर आप किसी को नहीं रख सकते, उसके अलावा कोई और परस्तिश के काबिल नहीं है। तो अगर आप वहदत, और गालिब साहब ने ऑब्वियसली अपने अंदाज में इस बात को यहाँ पे पेश किया है, तो कसरत आराई वहदत है परस्तारी वहम। तो कहते हैं कि अगर आप वहदत को कसरत से सजाते हैं, मतलब कि वहदत, आप कहते हैं कि वहदत की और फॉर्म्स भी हैं या, तो वहदत को कसरत से सजाया जा सकता है, वहदत और रूप भी इख्तियार कर सकती है। तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो फिर आप एक वहम की पूजा कर रहे हैं, वहम की परस्तारी कर रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर वहदत वहदत नहीं रहेगी या। तो सो दैट्स व्हाई जस्ट टू associate the thought of multiplicity with oneness is wrong. It's like you are worshipping an illusion. Yeah. तो ये इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। तो आप वहदत को कसरत के साथ एसोशिएट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करें तो ये एक वहम की परस्तिश करने के बराबर होगा। यू कैन नॉट इम्पोज द थॉट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑन वननेस। तो लेकिन वाले साहब कहते हैं कि मैंने तो ऐसा किया, कर दिया काफिर इन असनाम ख्याली ने मुझे। तो मैंने ये सोचा कि खुदा की और फॉर्म्स भी हैं, और इन ख्याली, इन इमेजिनरी महबूबों ने, असनाम ने, बुतों ने मुझे काफिर बना दिया है। तो इफ़ेक्टिवली वो कह रहे हैं कि मेरे ख्यालों के अंदर जो महबूब है, मैंने इमेजिन किया कि वहदत जो है वो अलग अलग फॉर्म्स भी ले सकती है, और अपने ख्यालों के अंदर जिन महबूबों को मैंने इमेजिन किया उन्होंने मुझे काफिर बना दिया। अच्छा, तो और शायद रिकमेंडेशन ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही महबूब है, एक ही सच्चा महबूब है जिसके साथ आपको इश्क करना चाहिए, और वो वहदत है, वो खुदा है। तो फ्रैन प्रिचर्ड की वेबसाइट पे मैं उनकी इंटरप्रिटेशन पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत इनोवेटिव रंग इसका पेश किया है, जो कि एक नॉन रिलीजियस रंग है। तो उनका कहना ये है कि जो रिलीजियस एक्सप्लेनेशन है वो सफिशेंट नहीं है। तो गालिब साहब खूबसूरत बुतों की पूजा करने को सच्चा इश्क अक्सर बताते हैं। ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को भी वो चैलेंज करते हैं, शराब पीते हैं, गुनाह करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट डजंट मेक सेंस टू हर या। और दूसरा कि गालिब साहब अक्सर, और दूसरे शायर भी अक्सर ख्याली महबूबों की बातें करते हैं या? तो महबूब इस दुनिया के फिज़िकल महबूब हैं ही नहीं, वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, ख्यालों में ही एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरा ये कि मिर्ज़ा गालिब साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तो कभी करते नहीं है। तो और इस शेर से ऐसा भी नहीं लगता कि वो कुफ्र की या बुतों की पूजा की निंदा कर रहे हैं। तो दूसरी लाइन में तो ऐसा लगता है कि शायद वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और अपनी इमेजिनरी महबूबों को याद कर रहे हैं।
तो इश्क में की हुई गलतियों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन ख्याली महबूबों ने मुझे काफिर बना दिया, और कैसे वो काफिर हुए उस मंज़र को, उस टाइम को वो याद कर रहे हैं। तो फिर एक मतलब ये निकल के आ सकता है कि वो वहम की परस्तिश करते हैं, डिलिबरेटली करते हैं, यही वो करना चाहते हैं। तो उनका महबूब या उनके महबूब उनके ख्यालों में एग्जिस्ट करते हैं। या इस वहम की पूजा करना ऐसे है कि जैसे आपने वहदत को कसरत से सजा दिया हो। या तो आप अपने महबूब को आप अलग अलग फॉर्म्स में इमेजिन करते हैं, या आप ये सोचते हैं कि एक ही महबूब है जो अलग अलग फॉर्म्स में आपके सामने आता है, या एक महबूब से इश्क करना आपको मंजूर ही नहीं है, तो वो बार बार अलग अलग महबूबों से इश्क करना चाहते हैं, अपना दिल तोड़वाना चाहते हैं। कोई एक महबूब उनकी कसौटी पे खरा ही नहीं उतरता, राइट। तो इसलिए वो वहदत के कॉन्सेप्ट में कन्फाइंड नहीं रह सकते, या उनको अपने ख्यालों में आने वाले कई महबूबों से इश्क करना है। तो और दूसरी लाइन में फिर काफिर होना उनके लिए एक फ़ख्र की बात बन जाती है, जिसको वो नेगेटिव नहीं समझते। और वो कहते हैं कि मेरे ख्यालों के महबूबों ने मुझे काफिर बना दिया, और वो मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि कैसे वो काफिर हुए हैं। तो ख्याली महबूबों से इश्क करके वो काफिर हुए। कसरत आराई वहदत है परस्तारी वहम, या तो परस्तारी वहम ही वो करते हैं। कसरत आराई वहदत है परस्तारी वहम, कर दिया काफिर इन असनाम ख्याली ने मुझे। तो ये रंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजियस रंग तो है ही। जो असनाम ख्याली है, ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। कसरत आराई वहदत है परस्तारी वहम, कर दिया काफिर इन असनाम ख्याली ने मुझे। अगला शेर है कि हवस गुल के तसव्वुर में भी खटका ना रहा, अजब आराम दिया बेपरोबाली ने मुझे। बड़ा ही खूबसूरत और सरकास्टिक शेर है। यहाँ पे आशिक को एक परिंदे से कंपेयर किया गया है। एक बार फिर से बुलबुल और गुल या गुलाब के इश्क की दास्तान की इमेजरी इस्तेमाल की गई है। तो बुलबुल एक आशिक है, जो इश्क के दुख दर्द सहती है, जैसे कि एक इंसान ह्यूमन आशिक सहता है। और वो बेचारी हमेशा परेशान रहती है, उसको हमेशा किसी बात की चिंता लगी रहती है। खटका लगने का मतलब है, खटका किसी बात का आपको खटका लगा हुआ है, तो मतलब कि आप परेशान हैं, आपको किसी चीज़ की चिंता खाई जा रही है। तो वो बेचारी सोचती रहती है कि कब महबूब के पास वो उड़ के जाएगी, कब महबूब का दीदार होगा, कब महबूब से विसाल होगा, या कहीं मेरी उड़ान में मुझे सयाद शिकारी पकड़ ना ले। तो इश्क में कई तरह कई बातों का खटका उसको लगा रहता है। ये उसकी यूजुअल नॉर्मल स्टेट होती है या हुआ करती थी, या लेकिन वो कहते हैं कि बाकी बातें तो छोड़ो, बाकी चिंता तो छोड़ो, हवस गुल के तसव्वुर में भी खटकाने ना रहा। या तो कहते हैं कि मैं अपने महबूब की हवस का तसव्वुर करूं, मैं महबूब को इमेजिन, या महबूब से विसाल को इमेजिन करने की बात तो दूर, मैं उसके लिए तमन्ना को भी अगर इमेजिन करूं तो उसका भी खटका मुझे नहीं रहा। या क्यों नहीं रहा? अजब आराम दिया बेपरोबाली ने मुझे। बेपरोबाली होने का मतलब है कि आपके विंग्स और फेदर्स काट दिए गए हैं, आपके पर अब कट गए हैं, तो वो बेचारी अब उड़ ही नहीं सकती। और बड़े सरकास्टिक अंदाज में वो कह रही है कि बेपरोबाली, जब मेरे पर काट दिए गए तो इस स्टेट ने मुझे अजब आराम दिया है। देखें मुझे कैसा आराम दिया है। तो अगर कोई पूछे कि आपके कैसे हो आप, राइट, तो वो आगे से सरकास्टिकली जवाब देने की कोशिश कर रही है कि मेरे पर कट चुके हैं और देखो मैं कैसे आराम में हूँ। महबूब की हसरत के तसव्वुर तक की परेशानी अब मुझे नहीं रही। तो मेरी ज़िंदगी अब बहुत आराम में बीत रही है। तो इस तरह का सरकाज़म हम एक और शेर में भी देख चुके हैं। तो मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक शेर लिखा है कि न लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ राहज़न को। या तो कहते हैं कि मैं राहज़न को, जो डाकू है, उसको मैं दुआ देता हूँ, अगर वो मुझे नहीं लूटता तो मुझे रात भर इस बात का खटका लगा रहता कि मेरा सामान चोरी हो जाएगा। या तो उसने मुझे फेवर किया है मुझे लूट के। तो उसी तरह का सरकास्टिक रंग ये है कि अगर मैं उड़ सकता और महबूब की तमन्ना का तसव्वुर करता तो मेरे दिल में
दर्द पैदा होता, एंग्जाइटी पैदा होती, खटका लगा रहता, तो दिल मचलता रहता उस तसव्वुर को रियलिटी में बदलने के लिए, महबूब के पास जाने के लिए। लेकिन अब मैं आराम में हूँ। क्यों? क्योंकि अब तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता महबूब को पाने का, क्योंकि मेरे पर अब कट चुके हैं, मैं उड़ान नहीं भर सकता। ऑब्वियसली परों का कटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो मजबूर हैं, अपने दिल को दिलासा दे रहे हैं। एंड परहैप्स ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमर इन हिज मिजरेबल स्टेट। तो ये एक बड़ा ही सरकास्टिक शेर है। बेचारे के पर काट दिए गए हैं बुलबुल के, या और वो कह रही है कि देखो मैं कैसे आराम में हूँ। एक सेल्फ पिटी का रंग भी शायद इसके अंदर है। तो हवसे गुल के तसव्वुर में भी खटका ना रहा, अजब आराम दिया बेपरो बाली ने मुझे। तो बाकी बातें तो छोड़ो, हवसे गुल का तसव्वुर भी अब मैं नहीं कर सकती। जिंदगी में भी रहा ज़ौक़े फ़ना का मारा, नशा बख्शा गज़ब उस सागरे खाली ने मुझे। ज़ौक़ कहते हैं मज़े को, रेलिश को, टेस्ट को। फ़ना ऑब्लिवियन को डेथ कहते हैं, डेथ को कह सकते हैं। ये एक फ़िज़िकल डेथ भी हो सकती है, ये एक स्पिरिचुअल मौत भी हो सकती है। या तो आपका ईगो फ़ना हो गया और आप खुदाई में मर्ज हो गए, इसको भी फ़ना कहा जाता है। और यही कॉमन यूजेज है गालिब साहब की शायरी के अंदर। सागर खाली कहेंगे एक खाली शराब के जाम को। तो कहते हैं कि ज़िंदगी में भी रहा ज़ौक़े फ़ना का मारा। या तो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर ज़ौक़े फ़ना का मारा रहा। या तो मेरे दिल के अंदर फ़ना होने की तमन्ना सारी ज़िंदगी रही। या इस फ़ना इस फ़ना के फ़ना का ज़ौक़ मुझे सारी ज़िंदगी लगा रहा। फ़ना का ज़ौक़ पाने के लिए मेरा दिल सारी ज़िंदगी तड़पता रहा। अब रंग देखें, कहते हैं ज़िंदगी में भी, या ज़िंदगी में भी रहा ज़ौक़े फ़ना का मारा। तो इसके अंदर एक रंग ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी भर तो वो ज़ौक़े फ़ना के मारे रहे, फ़ना के लिए तड़पते रहे, लेकिन अब शायद मौत आ चुकी है, लेकिन ज़ौक़े फ़ना उनको फिर भी नहीं मिला। या तो फिज़िकली वो मर चुके हैं, लेकिन जो ज़ौक़े फ़ना, जो स्पिरिचुअल डेथ, जिसका मज़ा वो ज़ौक़ चाहते थे, वो शायद बेचारों को अभी भी नहीं मिली, गालिब साहब को नहीं मिली। और इसलिए वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी भर तो मेरी ये स्टेट रही ही, अब भी मेरी ऐसी स्टेट है। सो परहैप्स ही इज़ स्पीकिंग फ्रॉम बियॉन्ड हिज ग्रेव। और कहते हैं नशा बख्शा गज़ब उस सागर खाली ने मुझे। या तो जो ज़ौक़ की जो स्टेट है, उस स्टेट के अंदर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, आप भी एग्जिस्ट नहीं करते, आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो एक खालीपन की स्टेट है, और उसको गालिब साहब ने एक सागर खाली बोला है। तो फ़ना का जाम जो कि खाली है, तो फ़ना का तसव्वुर एक खाली जाम है। और कहते हैं कि इसी खाली जाम ने मुझे गज़ब का नशा बख्शा। या तो इस नशे में मैं उम्र भर डूबा रहा। राइट, आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाय दिस empty goblet of wine. And I kept looking forward towards oblivion. तो मैं इस नशे में पूरी ज़िंदगी डूबा रहा, और मैं ज़ौक़े फ़ना के लिए सारी ज़िंदगी तड़पता रहा। जिसको सागर खाली बोला गया है, वो ज़िंदगी भी उनकी हो सकती है। तो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक खाली जाम थी, जिसमें कुछ नहीं था, कोई ज़ौक़ नहीं था, कोई मज़ा नहीं था, या कोई सुख नहीं था। तो इस खाली जाम ने मुझे फ़ना के ज़ौक़ और फ़ना की तमन्ना के नशे में डुबोए रखा। तो इसका मतलब यह है कि मैं मौत का और फ़ना का इंतज़ार सारी ज़िंदगी करता रहा, क्योंकि मुझे लगता रहा कि फ़ना के बाद, स्पिरिचुअल मौत के बाद या फिज़िकल मौत के बाद मुझे आराम आएगा। या इसी फ़ना के ज़ौक़ की तमन्ना करते करते मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी। तो कहते हैं ज़िंदगी में भी रहा ज़ौक़े फ़ना का मारा, नशा बख्शा गज़ब उस सागर खाली ने मुझे। सागर खाली, क्या खूबसूरत गालिब साहब ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, और क्या खूबसूरत इमेजिनेशन है। और ये आखिरी शेर देखें कि बस की थी फसले खिज़ाएं चमन, बस की थी फसले खिज़ाएं चमनस्तान सुखन, बस की थी फसले खिज़ाएं चमनस्तान सुखन, रंग शोहरत न दिया
ताज़ा ख्याली ने मुझे। चमनिस्तान सुखन, सुखन का शायरी का चमन, गार्डन ऑफ पोइट्री। फसले खिज़ां, खिज़ां कहते हैं पतझड़ को, तो हार्वेस्ट ऑफ द ऑटम, पतझड़ की फसल। तो पतझड़ को एक उदास मौसम समझा जाता है, कोई हरियाली नहीं होती, बाहर जा चुकी होती है। फसलें खिज़ां ऐसी फसल जिसको टाइम पे काटा ना गया हो, या तो जिसकी कीमत फसल उगाने वाले को नहीं मिली हो, उसको टाइम पे नहीं काटा गया और अब उस फसल की कोई वैल्यू नहीं रही, या तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ फसल उगाने वाले को, या ऐसी फसल। ताज़ा ख्याली, फ्रेश थॉट्स, नए ख्याल। मिर्ज़ा गालिब साहब नए नए ख्यालों को अपनी शायरी के अंदर ढालते रहे, ताज़ा ख्याल अपनी शायरी के अंदर पेश करते रहे, उसको ताज़ा ख्याली बोलेंगे। तो कहते हैं कि बस की थी फसले खिज़ाएँ चमनिस्तान सुखन, रंग शोहरत न दिया ताज़ा ख्याली ने मुझे, है। तो कहते हैं कि जब मैं शायरी लिख रहा था, जब मेरी शायरी पक रही थी और जब वक्त आया कि ज़माना मेरी शायरी को सुनता और मुझे शोहरत मिलती, मेरे फ़न की कदर होती, तब तक शायरी के चमन में खिज़ां आ चुकी थी, है? और जिसका मतलब ये है कि अच्छी शायरी की कदर करने वाला ज़माना नहीं रहा, वो बहार नहीं रही, है। वो बहार जा चुकी थी, असली अच्छी शायरी की कदर करने वाले इस दुनिया से जा चुके थे, है। और मेरी शायरी फसले खिज़ां के जैसे बन के रह गई, है। तो रंगे शोहरत ना दिया ताज़ा ख्याली ने मुझे। तो मैं ताज़ा ख्याली की शायरी लिखता रहा, ताज़ा ख्याल अपनी शायरी में ढालता रहा, लोगों के सामने पेश करता रहा, अच्छी शायरी लिखता रहा। लेकिन इस शायरी की वजह से मुझे शोहरत हासिल नहीं हुई, क्योंकि मौसम ही नहीं था, ज़माना ही नहीं था, दुनिया का वो दौर ही नहीं था कि जिसके अंदर ताज़ा ख्याल शायरी की कदर की जाती है। तो मेरी शायरी बेकार गई, वो एक ऐसी फसल बन के रह गई, वो खिज़ां की फसल बन के रह गई जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है। तो मेरी शायरी की कदर इस दुनिया में नहीं हुई और ताज़ा ख़याल शायरी लिखने का कोई फ़ायदा मुझे हासिल नहीं हुआ। तो देखें, वो मिर्ज़ा आज हम कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छी शायरी की कदर करने वाले लोग नहीं रहे, और मिर्ज़ा गालिब साहब उस ज़माने में भी ये बात कह रहे थे, या कि अच्छी शायरी की कदर करने वाले लोग दुनिया में नहीं रहे, वो ज़माना गुज़र गया, या। तो ये एक फैक्ट भी है कि उनकी जो गहरी डीप शायरी थी, ताज़ा ख्याली थी, वो लोगों को समझ में नहीं आती थी और उनको इस बात की शिकायत रहती थी कि लोग उनकी शायरी की कदर नहीं करते। तो ये रंग इसके अंदर है। तो कहते हैं, बस की थी फसले खिज़ाएँ चमनिस्तान सुखन, रंग शोहरत न दिया ताज़ा ख्याली ने मुझे। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।